लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है और जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में हम लोग हफ्ते भर की जो घटनाएं हैं उसको हम विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं जो हफ्ते भर की घटनाएं हैं। प्रथम सप्ताह की उन घटनाओं को हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस हफ्ते रहा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हमको जानने की ज़रूरत है। तो एक जो पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो हमको दिख रही है वह घटना है अपनी जो एक फ़र्क आया है। आप देखिए 4-5 टॉपिक आपके सामने लिखे गए हैं। उन टॉपिकों को आप देखिए, उन टॉपिकों को देखकर आपको लग जाएगा कि 4-5 महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो कौन कौन से हैं। उसमें जो पहला ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आप सुन रहे हैं वो एसेट सीजर ओवरसीज़ का है। अब एसेट सीजर ओवरसीज़ की जो घटनाक्रम है वो किस तरह की है, हम इसको समझने या देखने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूज़ को आप देखें तो न्यूज़ आइटम में एक चीज़ घूम रही है कि जो भारत ने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट किया है। तो जो पहली घटना है अगर हम उसको देखें तो जो भारत ने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट किया है, उस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट से वो घटना उभर के सामने आ रही है। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट क्या है? व्हाट इज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट? तो हम इस घटना को अगर देखने की कोशिश करें तो ये घटना 2-3 तरह से हमारे सामने प्रतिबिंबित होने का प्रयास करती है। पहली बात क्या है? एसेट सीजर ओवरसीज। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरसीज में हमारे एसेट सीज हुए, इसका मतलब क्या हुआ? वाई द एसेट हैज बीन सीज ओवरसीज। बाहर जो हमारे एसेट सीज हुए इसका तात्पर्य क्या है? एसेट सीज ओवरसीज। तो यह जो हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मुद्दा है। शायद मैंने कभी पिछले क्लास में इसको जिक्र जरूर किया होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मुद्दा है इसमें। किसी को याद है एसेट सीजर ओवरसीज? किसी को आइडिया है इस समाचार का? एनीबडी हैज लिसन्ड दिस आइटम अर्लियर कि वह एसेट सीज ओवरसीज क्या है? व्हाट इज द एसेट सीज ओवरसीज? जो ओवरसीज में एसेट सीज हुआ ये है क्या? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहली बात क्या है कि भारत के बाहर, भारत में क्या हुआ, एक क्रेन्स एनर्जी था। इसने क्या किया? इसने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग की अपने एसेट्स की। आंतरिक पुनर्स्थापन। अपने एसेट्स की इन्होंने आंतरिक पुनर्स्थापन किया, अपने एसेट्स का उन्होंने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग किया। इस इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग को भारत सरकार ने बोला इसमें कैपिटल गेन टैक्स आएगा। एक कंपनी थी क्रेन्स एनर्जी। इस कंपनी ने अपने एसेट्स का इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग किया। जब उसने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग किया, आंतरिक पुनर्स्थापन किया, तो भारत सरकार ने बोला कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा। अब भारत सरकार के इस कथन के बाद उनका क्या कहना था? ये डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी से कवर्ड है। यह डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी से कवर्ड है। Therefore, no taxation, no capital gain. मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो कैपिटल गेन। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया।
इसको बोलते हैं, इस रेट्रोस्पेक्टिव को भूतलक्षी प्रभाव। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया, भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन कर दिया। उस संशोधन सरकार ने कर ले लिया। बड़ा आसानी समझा रहे हैं, सरकार ने कर ले लिया। यह मामला चला गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जब मामला गया तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने उस क्रेन्स एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया। और कंपनसेशन देने का निर्देश दिया। भारत सरकार को कंपनसेशन, इसको हिंदी में प्रतिदेय बोलते हैं, प्रतिदेय देने का आदेश दिया। भारत सरकार को उन्होंने कंपनसेशन, प्रतिदेय देने का आदेश दिया। उसके बाद क्या, जो भारत सरकार ने फैसले के विरोध में अपील की। भारत सरकार ने फैसले के विरोध में अपील की और अपील अभी पेंडिंग है। उन्होंने, क्रेन्स ने भारत के विदेश के जो एसेट्स हैं का सीजर आरंभ कर दिया। अब इन तथ्यों के बीच सवाल आपका बनता क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन यू एमंग दीज फैक्ट्स? थिंक अबाउट द क्वेश्चन। सवाल क्या बनेगा? ये तो तथ्य हो गए, सवाल क्या बनेगा? इन तथ्यों के बीच में आपका सवाल क्या बनेगा? सोचिए, इन तथ्यों के मध्य में आपका सवाल क्या बनेगा? व्हाट इज द क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ दीज फैक्ट्स? थिंक दिस। भारत सरकार का तर्क क्या है? टैक्सेशन सोवरेन राइट है। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार का तर्क क्या है कि टैक्सेशन जो है इस सोवरेन राइट है। So no one can dictate. इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का क्या बोलना है या सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी को आप रिस्पेक्ट करो। Your question is emerging from here. This is your question. When anything will be asked from you, the question will emerge from this point. कि taxation is sovereign right. Comment on this. Either your essay or your GS paper or your ethics paper. The question is this कि taxation is sovereign right. अब आपको लगेगा कि यह सवाल आया कहां से है। आपको समझ नहीं आएगा सवाल कहां से आया। सवाल सीधा सीधा कहां से आ रहा है? सवाल स्ट्रेट अवे आ रहा है फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्सेशन इज सोवरेन राइट और नॉट। किसको क्लियर नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? बताइए, किसी को ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? Then I will proceed further. बताइए, अब जो एसेट्स ओवरसीज हुआ है,
इसका हुआ क्या है, जो 20, अब थोड़ा फैक्ट्स और देखते हैं. इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, विल सी द सम मोर फैक्ट्स. इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वी कैन सी सम मोर फैक्ट्स टू एनलाइटन यू. जो ब्रिटेन क्रेन एनर्जी था, उसने एक सिक्योर किया ऑर्डर फ्रेंच गवर्नमेंट से और अथोराइज किया जो 20 इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है पेरिस में. पेरिस इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 20 बिलियन. पेरिस इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज 20 बिलियन यूरोस. इसको सीज करने का ऑर्डर उन्होंने सिक्योर कर लिया. अब इस ऑर्डर को सिक्योर करने के बाद जो बात उठ रही है कि किया क्यों, यह है फॉर रेट्रोस्पेक्टिव, ड्यू टू द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. भूत लक्षीय प्रभाव से अमेंडमेंट किया गया, उसके कारण यह हुआ है. यह तब किया गया, यह 2012 में किया गया, यह 2012 में किया गया. 2012 में यह क्यों किया गया? जो एक इंडियन कंपनी थी, जो एक शेयर्स थे इन नॉन इंडियन कंपनी, इसको ट्रांसफर किया गया टू एन इंडियन होल्डिंग कंपनी. शेयर्स ट्रांसफर्ड, शेयर्स का हस्तांतरण हुआ. यह हस्तांतरण शेयर्स का कहां से कहां हुआ? शेयर का हस्तांतरण कहां से कहां हुआ? यह शेयर का हस्तांतरण हुआ इन नॉन इंडियन कंपनीज, ट्रांसफर टू एन इंडियन होल्डिंग कंपनीज. नॉन इंडियन टू इंडियन होल्डिंग कंपनी. अगेन सर समझने की कोशिश की. 2012 में, देखिए मैं आपको बड़ा आसानी समझा रहा हूं जो आपको परीक्षा में लिखने काम आएगा. 2012 में, 2016 में केन ने एक कोशिश की कि अपने इंडियन जो एसेट्स हैं उसको वो कंसोलिडेट करे अंडर ए होल्डिंग कंपनी क्रेन्स इंडिया लिमिटेड. 2006 में उन्होंने कोशिश की, 2006 में, कि वह कंसोलिडेट करें, एक सूत्र में बांधे. 2006 में उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश शुरू की. कि कंसोलिडेट करने में क्या बोला उन्होंने एक जो उनकी जो इंडियन एसेट्स थे अंडर ए होल्डिंग कंपनी, इंडियन एसेट्स होल्डिंग कंपनी. जहां समझ में आए बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन इट. इंडियन एसेट्स थे, होल्डिंग कंपनी में थे. जो इंडियन एसेट्स थे अंडर होल्डिंग कंपनी क्रेन्स इंडिया लिमिटेड. आपका काम इसी से हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्रेन्स इंडिया लिमिटेड जो थे उसको उन्होंने किया. इट्स क्लियर? आगे चले. अब इन्होंने जब किया तो उन्होंने जो केन यूके ने ट्रांसफर किया शेयर ऑफ केन इंडिया टू क्रेन इंडिया, जो उन्होंने एक शेयर ट्रांसफर किए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में. वो कंपनी कौन सी थी? क्रेन्स यूके ने ट्रांसफर किया क्रेन्स इंडिया. क्रेन्स यूके से ट्रांसफर हुआ क्रेन्स इंडिया. क्रेन्स यूके से यह ट्रांसफर हुआ क्रेन्स इंडिया. तो जो 2006 में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2006 में अपने एसेट्स को कंसोलिडेट करने के लिए क्रेन्स इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयर्स का ट्रांसफर किया.
वो ट्रांसफर कैसे किया? क्रेन्स यूके ट्रांसफर शेयर्स ऑफ क्रेन इंडिया होल्डिंग टू क्रेन्स इंडिया लिमिटेड। क्रेन्स यूके टू क्रेन्स इंडिया लिमिटेड। क्लियर हुआ? जो क्रेन्स यूके था, अब क्रेन्स यूके ने क्या किया? क्रेन्स यूके ने ट्रांसफर किया शेयर्स ऑफ क्रेन इंडिया टू क्रेन्स इंडिया, जो क्रेन्स इंडिया होल्डिंग से क्रेन्स यूके ने अपने शेयर जो क्रेन्स इंडिया होल्डिंग में थे वह क्रेन्स इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर किए। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसफरिंग शेयर्स इन नॉन इंडियन कंपनी टू इंडियन होल्डिंग कंपनी। ट्रांसफरिंग शेयर्स फ्रॉम ए नॉन इंडियन कंपनी टू इंडियन कंपनी। किसको क्लियर नहीं हुआ? मैं फिर से रिपीट करता हूं। 2006 में, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन, कि 2006 में क्रेन्स ने एक अटेम्प्ट किया, एक कोशिश किया। किसकी कोशिश किया? कि शेयर्स को इंडियन एसेट्स हैं अंडर इंडियन होल्डिंग कंपनी को, उनको कंसोलिडेट किया जाए, उनको एक बद्ध किया जाए। इस प्रक्रिया में जो क्रेन्स यूके था, इस प्रक्रिया में क्रेन्स यूके ने ट्रांसफर किया जो क्रेन्स इंडिया होल्डिंग थे, क्रेन्स इंडिया होल्डिंग के शेयर को ट्रांसफर किया क्रेन्स इंडिया लिमिटेड में। क्रेन्स इंडिया होल्डिंग के शेयर को ट्रांसफर किया क्रेन्स इंडिया लिमिटेड में। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसफरिंग शेयर्स इन नॉन इंडियन कंपनीज टू एन इंडियन होल्डिंग कंपनी। अब इसको इंडियन टैक्स ऑफिशियल ने कैपिटल गेन टैक्स मांगा और 6000 करोड़ रुपया पेबल कर दिया। अब जो ये एसेट ट्रांसफर हुआ, इसमें भारत के टैक्स ऑफिशियल ने क्या बोला कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स लग गया। और 6000 करोड़ पेबल होगा। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आ सकता है। 6000 करोड़ रुपया उन्होंने बोला टैक्स होगा। किसके द्वारा? बाई क्रेन्स यूके, बाई क्रेन्स यूके। किस लिए हुआ? फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर। जब आपने शेयर ट्रांसफर किया तो आपको इनकम हो गई, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर। इट्स फाइन। तो जो 2006 में एक ट्रांजैक्शन हुआ बाय क्रेन्स यूके फॉर द ट्रांजैक्शन 2006, जबकि यह ट्रांजैक्शन पहले से क्लियर किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह ठीक नहीं है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई तो उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया। अब यह जो मामला 6000 करोड़ का था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्रेन्स के पक्ष में दिया। जब फैसला क्रेन्स के पक्ष में चला गया तब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट हो गया। अब एक सवाल आपके प्रीलिम्स के लिए हो गया कि व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट। आप लगेगा कहां से आ रहा है? यह सवाल यहां से आ रहा है कि भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन क्या होता है। अगर कोई संशोधन पिछले समय की कार्रवाइयों को अपने में समाहित करता है तो उसको हम भूतलक्षी प्रभाव का या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहते हैं। तो एक सवाल आपका क्या हो गया? व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट? भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन क्या होता है? इट्स क्लियर, नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? बोलिए। अब इसके बाद क्या हुआ? जब यह मामला हो गया तो जो क्रेन था, जो कंपनी थी, वह चली गई कहां? आर्बिट्रेशन में, कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, कि हमने केस को जीत लिया है, उसके बावजूद मेरे साथ यह अन्याय किया जा रहा है।
तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल चली गई। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ये सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। पारदर्शी और समान ट्रीटमेंट नहीं दिया, पारदर्शी और समान व्यवहार नहीं किया हुआ है। और यह इंडिया यूके बाइलेटरल ट्रीटी के अगेंस्ट है। यह इंडिया यूके बाइलेटरल ट्रीटी के अगेंस्ट है। ठीक है, इट्स फाइन। समझने की कोशिश करिए, समझ आ जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया और यूके बायलैटरल ट्रीटी के अगेंस्ट है। भारत सरकार ने यह जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है एक्सेप्ट नहीं किया है। तो क्या किया है, अपील में है। उस अवार्ड को समाप्त करने के लिए, उसको हिंदी में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कानूनी भाषा में सेट एसाइड। एक और हो गया व्हाट इज सेट एसाइड। उसको सेट एसाइड के अंदर उसको कि खत्म करने के लिए, वापस मूल में लाने के लिए एक उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। और जो अवार्ड ने क्या बोला है कि इंडिया पे करे 5.47 मिलियन टू वोडाफोन, 5.47 मिलियन किसको पे करे, वोडाफोन को, जो क्रेन्स की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो क्रेन की सहायक कंपनी है, उसको 5.47 बिलियन डॉलर जो है वह पे करे एज ए पार्शियल कंपनसेशन, टोटल कंपनसेशन। अब इन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने कंपनसेशन अवार्ड किया, जो ब्रीच कॉज किया, लॉस टू द ब्रिटिश एजेंसी कंपनी को 1.2 बिलियन डॉलर। तो दो है, 1.2 बिलियन डॉलर एंड दिस, दो उन्होंने अवार्ड किया कंपनसेशन। एक कंपनसेशन अवार्ड किया उन्होंने कि जो ब्रीच कॉज किया, लॉस टू द ब्रिटिश एनर्जी कंपनी, क्रेन क्या है, ब्रिटिश एनर्जी कंपनी है, उसको 1.2 बिलियन डॉलर। और इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और उसके बाद क्रेन एनर्जी उनके भारत के एसेट को वह अटैच करने जा रही है। और मई में क्रेन बिगेन द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग द इंडियाज एसेट्स। और जो द अवार्ड रिक्वायर्स इंडिया टू पे 5.47 मिलियन टू द वोडाफोन एज पार्शियल कंपनसेशन। तो आप इसको याद रखें कि कंपनसेशन देने की बात कही गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब आगे होगा क्या। अब इसके बाद जो इंडिया के एसेट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, वो सीज हो रहे हैं। अब इस कहानी के बाद हम सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या क्या है, बाइलैटरल ट्रीटीज क्या होती हैं। टैक्सेशन, सोवरेन राइट है या नहीं है, बाइलैटरल ट्रीटीज वर्सेस सोवरेन राइट क्या होता है। फॉरेन एसेट्स अटैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ठीक करती है या नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट
ठीक किया था या नहीं किया था? यह कुछ सवाल आपके सामने उभर के आते हैं जिसका आपको आंसर तलाशना है। व्हाट इज बायलैटरल ट्रीटीज? जिनेवा कन्वेंशन के बाद दो देश आपस में एक ट्रीटी कर सकते हैं, और बायलैटरल ट्रीटीज का बड़ा एक संबंध होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों देशों में टैक्स न लगे। तो जो बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं वह व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक होती हैं। अगर आप बायलैटरल ट्रीटीज कर लेते हो तो वाणिज्य और व्यापार की प्रक्रिया में एक ज्यादा सहायता प्राप्त होने लगती है, और यह उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि जो देश बायलैटरल ट्रीटी करेगा वह वहां के प्रावधानों का सम्मान करेगा और उन प्रावधानों पर ध्यान देगा। तो बायलैटरल ट्रीटी का एक सीधा सा संबंध होता है दो देशों के आपस के संबंध को मान्यता देना। इससे आगे हम बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल लॉ का इशू आ जाएगा। आई डोंट थिंक फॉर यू दोज इंटरनेशनल लॉज एस्पेक्ट आर रिक्वायर्ड। तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायलैटरल ट्रीटीज, व्हाई इट इज बीइंग मेड, आप सवाल आंसर तैयार करिए। बायलैटरल ट्रीटीज क्या क्या होती हैं? किसको आवाज साफ नहीं आ रही है? आई डोंट थिंक एनी इशू विद द वॉइस। सपना अवस्थी को आवाज साफ नहीं आ रही। एनीवन एल्स हु हैज द प्रॉब्लम विद द वॉइस? तो जो बायलैटरल ट्रीटीज हैं, बायलैटरल ट्रीटीज क्या क्या बात करती हैं कि वह दो देशों के मध्य संबंध की स्थापना करती हैं। दोनों देशों के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध के आधार पर वाणिज्य और व्यापार का विकास होता है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट, क्या भारत सरकार के इस कदम से इन्वेस्टमेंट में कोई समस्या आएगी? जनरली जो देशों में इन्वेस्टमेंट होता है उस देश की नियति, उस देश की नीति और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में उस देश की साख से निर्धारित होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानकर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट किया जाता है तो यह प्रश्न कई बार उठता है कि क्या यह निवेश को हतोत्साहित नहीं करेगा? तो एक सवाल आपके लिए और हो गया, कि जो उन्होंने एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट किया है, क्या यह रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट निवेश की प्रक्रिया को हतोत्साहित नहीं करेगा? एक सवाल और आप लोग लिखिए कि यह जो रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है यह आपके जीएस के 4 में आ सकता है। क्या निवेश की प्रक्रिया को हतोत्साहित नहीं करेगा? Does it not impact the sentiments of the investment? तो अब फॉरेन एसेट्स अटैच हो सकते हैं। फॉरेन एसेट्स के दो पार्ट हैं। फॉरेन एसेट्स को अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट हैं, कॉमर्शियल एंड सॉवरेन। सॉवरेन पार्ट अटैच नहीं हो सकता है। ये कॉमर्शियल पार्ट कैन बी अटैच्ड, सॉवरेन पार्ट को अटैच नहीं किया सकता है। सॉवरेन पार्ट क्या है? भारत के दूतावास, भारत के ऑफिस, भारत के कार्यालय। कॉमर्शियल पार्ट क्या है? जो भारत सरकार व्यापार करती है। तो अगर आता है कि फॉरेन एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स अटैच हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सॉवरेन पार्ट अटैच नहीं हो सकता है, कॉमर्शियल पार्ट अटैच हो सकता है। टैक्सेशन सॉवरेन राइट है या नहीं है, इसी बात पर भारत सरकार का जो पूरा आर्गुमेंट है वह आर्गुमेंट यही है। भारत सरकार का कहना क्या है? टैक्सेशन इज अ सॉवरेन राइट। आप ऐसे के लिए इसको तैयार कर सकते हैं कि टैक्सेशन सॉवरेन राइट है या नहीं है। भारत सरकार का आर्गुमेंट यह है टैक्सेशन इज सॉवरेन राइट।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब ये मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया तो वहां भी कहा गया कि आप बायोलेटरल ट्रीटी का सम्मान करें। होप इट इज क्लियर। कुछ नोट करना है, आगे पीछे कुछ करना है? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, चेजिंग द न्यूज, कि आप समाचार का पीछा करें। अगर आप याद करें तो मैंने बहुत ही संजीदगी से एक बात आपको कही थी कि आप लोग समाचार का पीछा करें। इसका मतलब क्या हुआ? वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू व्हेन आई सेड चेज द न्यूज, कोई भी समाचार है उसके आप पीछे पढ़ें। अगर आप समाचार पत्रों को ठीक से तैयार करने की देखने की कोशिश करें, आपके करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो जाता है। मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, हर दूसरे लेक्चर में रिपीट करता हूं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड परीक्षा है। और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड परीक्षा का मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सामान बहुत पूछे जाते हैं। तो अब चलिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमने अफगानिस्तान को जहां तक पढ़ा था उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लॉस ऑफ अमेरिका, गेन ऑफ अफगानिस्तान, गेन लॉस ऑफ तालिबान, गेन लॉस पाकिस्तान, गेन लॉस इंडिया, फ्यूचर अहेड। इतने आप अगर चीजों को तैयार करें तो अफगानिस्तान को लेकर कोई भी सवाल, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन में आवे, चाहे वो सवाल जीएस में आवे, चाहे वो सवाल पॉलिटिकल साइंस में आवे, कोई का कोई भी काम कर सकता है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बात क्या है, अफगानिस्तान में अगर हम इतिहास देखें तो अफगानिस्तान में पहले ब्रिटिश फोर्सेस गई। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले अफगानिस्तान में इन्वेजन ब्रिटिश फोर्सेस ने किया, उसके बाद रशियन फोर्सेस ने किया, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने किया। लेकिन तीनों फोर्सेस का आउटकम एक रहा कि वो अफगानिस्तान में कोई भी समस्या सुलझा नहीं पाए। तीनों फोर्सेस का जो हश्र है वो एक ही हश्र हुआ कि तीनों फोर्सेस मिलकर भी अफगानिस्तान की समस्या सुलझा नहीं पाए। इसका मतलब क्या है, अफगानिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए वहां की जमीनी हकीकत को समझना होगा। ये जितनी फोर्सेस गई वो कोई भी फोर्सेस अफगानिस्तान की समस्या में जमीनी हकीकत समझने में फेल रही हैं। तो अगर हम देखें कि अमेरिका का नुकसान क्या हुआ, अमेरिका ने एक ह्यूज मैन पावर को लॉस किया। अमेरिका के फोर्सेस के बहुत से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। अगर हम इसको आंकड़ों में समझने की कोशिश करें, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आंकड़ों में समझने की कोशिश करें कि अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ। एक 20 साल का एंडलेस वॉर चला, 20 years endless war।
20 साल तक लगातार संघर्ष अमेरिका और वहां अफगानिस्तान में चलता रहा। और जब तालिबान का समझौता हुआ तो अमेरिका ने निगोशिएट किया तालिबान से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, निगोशिएटेड तालिबान, जिसको अमेरिका खत्म करने आया था, जिसको अमेरिका खत्म करने आया था, अमेरिका को समझौता उसी से करना पड़ा। जब उन्होंने तालिबान से निगोशिएट किया तो जो काबुल की गवर्नमेंट है उसको बाहर रखा गया। इससे क्या हो गया? तालिबान को लेजिटिमेसी मिल गई। यह फेल्योर रही तो क्या है कि जिसको आप समाप्त करने आए थे, जिसको आप समाप्त करने आए थे, उस व्यक्ति से आपको समझौता करना पड़ा है। तो जो लेजिटिमेसी आपने दे दी उनको, आपने एक लेजिटिमेसी प्रदान कर दी उनको, तो जिसको आप समाप्त करने आए थे उनसे ही आपको समझौता करना पड़ गया। यह एक बड़ा फेल्योर है अगर हम अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें। इट्स ए बिगेस्ट फेल्योर, इट्स ए वेरी बिग फेल्योर। तो जो लेजिटिमेसी आपने उनको प्रदान कर दी, जो ये 20 साल का एंडलेस वॉर चला, इस एंडलेस वॉर से क्या हुआ? यह एक कॉस्टली मिस एडवेंचर हो गया। यह एक बहुत ही महंगा प्रयत्न हो गया। यह बहुत ही महंगा दुस्साहसिक प्रयत्न हो गया। यह एक महंगा दुस्साहसिक प्रयत्न हो गया। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो यह जो पूरा कॉस्ट था $980 बिलियन और 2400 यूएस ट्रूप, इसको आप याद रखिएगा, 980 बिलियन और 2400 अमेरिकन्स का लॉस हुआ। इट इज ए ह्यूज लॉस फॉर द अमेरिका टू इन्वेड द अफगानिस्तान। तो उन्होंने 980 बिलियन और 2400 यूएस सोल्जर्स गए, 2400 सोल्जर्स प्लस 1144 एलाइड फोर्सेस के। तो यह मैन पावर का लॉस हुआ कि इनके मैन पावर के लॉस में इतने अमेरिकन सोल्जर्स गए और इतने एलाइड फोर्स गए। 388 प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने अपनी लाइफ को खोया। तो 388 जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपनी जीवन को खोया और उन्होंने स्पेंड किया $143 बिलियन ऑन द रिकॉन्स्ट्रक्शन। $143 बिलियन इन्होंने खर्चा किया रिकॉन्स्ट्रक्शन में और $90 बिलियन खर्चा किया अफगान आर्मी पे। $90 बिलियन खर्चा किया इन्होंने अफगान आर्मी पे और $36 बिलियन खर्चा किया गवर्नेंस पे। यह उनका मैन पावर का और फाइनेंशियल रिसोर्सेस का इस्तेमाल हुआ। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि जो 20 साल के वॉर में जो उन्होंने प्राइस पे किया, जिसमें 50,000 अफगानी सिविलियन और 70,000 सिक्योरिटी फोर्सेस, 50,000 अफगानी सिविलियंस प्लस 70,000 सिक्योरिटी फोर्सेस।
इन्होंने अपने जीवन को खोया, दे हैव लॉस्ट दिस। तो जो यह इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 60,000 अफगान तालिबान मारे गए। अगर हम देखें तो यह क्या हुआ, अगर आता है कि अफगान समस्या एक कॉस्टली मिस एडवेंचर है, यह आपके तथ्य हेल्प करेंगे। यह आपका जो अभी मैं पूरा जब कर दूंगा तो आपका यह एसे, जीएस, इंटरनेशनल रिलेशन अगर पॉलिटिकल साइंस का है उसमें, और अगर आपका यह कहते हैं इंटरव्यू कहीं भी आपको काम आएगा, तो क्या हो गया, कॉस्टली मिस एडवेंचर। अगर आप इस अपनी बात कहना शुरू करेंगे कि अफगान की समस्या, अफगान के, हाँ कौस्तुभ का सवाल है सर, अफगानिस्तान तालिबान दोनों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, दोनों पर अपना कब्जा चाहते हैं, इसको आंसर करता हूं कौस्तुभ। तो जो ये कॉस्टली मिस एडवेंचर का अगर सवाल आता है तो कॉस्टली मिस एडवेंचर में ये हो गया। तो क्या, अगला प्रश्न, विकास आप लोगों ने लिख लिया इसको, क्या यूएस की अफगान पॉलिसी पूरी तरह फेल रही? अगला सवाल देखिए, मैं एक बार आपको बार बार रिपीट करता हूं कि अगर आपने सवाल बनाना नहीं सीखा तो आपकी पढ़ाई का कोई ताल्लुकात नहीं होगा। अगर आपने सवाल बनाना नहीं सीखा तो आपकी पढ़ाई का कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि आपको हम सिखाएं कैसे आप चीजों को समझें और सवाल बना ले जाएं। अगर सवाल नहीं बना सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है। सुधांशु मिश्रा, क्या बरगम एयरबेस अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है? उसमें कोई दो राय की बात है क्या? इतना बड़ा एयरबेस है, उस एयरबेस को फाइनली इन्होंने सरेंडर किया है, कहते हैं अमेरिका ने, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब हम देखते हैं क्या यूएस की अफगान पॉलिसी पूरी तरह फेल रही है। अगला 4-5 मिनट में आपको समझाएंगे कि यूएस की अफगान पॉलिसी का आउटकम क्या क्या हुआ। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 2001 से आज तक गेन क्या हुआ? इस सवाल के जवाब से आपका जो आंसर है वह एक नए आयाम को प्राप्त कर जाएगा और आपकी अफगान पॉलिसी पर एक बहुत बड़ी समझ को प्रदर्शित करेगा। अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2009 में 9 लाख बॉयज स्कूल में थे, 2001 में 9 लाख बॉयज स्कूल में थे, आज 2001 में 9 लाख बच्चे बॉयज स्कूल में थे, आज 8 मिलियन। $1 million is equal to 10 lakh। दो 2001 में 9 लाख बॉयज स्कूल में थे, आज 8 मिलियन बॉयज स्कूल में है। द फर्स्ट वेरी बिग अचीवमेंट एज फॉर एज द अफगानिस्तान एजुकेशन इज कंसर्न। सेकेंड इशू, लिटरेसी। वह 12% थी, आज हो गई है 35%। लिटरेसी जो 2001 में 12% थी वह आज हो गई है 35%। ह्यूज जंप इन द लिटरेसी इन द अफगानिस्तान। तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
जो जीवन की जो अवधि थी, जो जीवन की आयु थी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यह 40 to 63 ईयर हो गई। यह 40 साल थी, यह 63 हो गई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो 40 साल हुआ करती थी, वह 63 ईयर हो चुकी है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? जो नगरीकरण था, अफगानिस्तान के नगरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अर्बनाइजेशन 26%, अर्बनाइजेशन 26% हो गई है और 70% लोग बात वॉच करते हैं टीवी, 70% लोग टीवी देखते हैं। 70% लोग इस समय टीवी देखते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। अर्बनाइजेशन 26% और 70% लोग इस समय टीवी देखते हैं। जो अपना रोड था वह 320 माइल था, रोड। जिसको बोलते हैं पेव्ड रोड, जो पक्का जो रोड होता है, जो पेव्ड रोड है वह कितना हुआ करता था? 320 माइल्स हुआ करता था। जो पेव्ड रोड था वह 320 माइल हुआ करता था 2002 में। आज है 10,000 माइल। जो पेव रोड था वो 320 माइल था 2002 में, आज वो हो चुका है 10,000 माइल। इनफर्टिलिटी मॉर्टेलिटी रेट हाफ हो गया है। हाफ हो गया है। जो 2002 हुआ करता था उसका इस समय आधा हो चुका है। With a median age of 18.5 years, a majority of Afghan grown up post Taliban era, or today they bear the brunt of 130 daily Taliban attacks. तो जो तालिबान अटैक्स है वह कम हो गया है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, लेट्स सी द चार्ट अगेन। इस चार्ट से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर अफगानिस्तान की पॉलिसी पे अमेरिका के आक्रमण का धनात्मक पक्ष निकालना है, आप बोलो विकास हुआ है। वन मोर व्यू पॉइंट टू एक्सप्लेन द अमेरिकाज इन्वेजन इन दो अफगानिस्तान। जब आप आंसर करें, आप आंसर को अपने को लिमिटेड न करें कि अफगानिस्तान में अमेरिका गया था। सर, अमेरिका अफगानिस्तान में गया था वहां पर आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए, लेकिन वहां पर अमेरिका ने विकास के कार्यों में मदद की। इसका एक और निष्कर्ष हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से अगर किसी राष्ट्र में हस्तक्षेप किया जाए तो उस राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। अब विकास कैसे हुआ? जब अमेरिकन फोर्सेस वहां गई तो अमेरिकन फोर्सेस ने वहां पर विकास के कार्यों में मदद की। अमेरिकन फोर्सेस ने शांति का माहौल करने की कोशिश की। उस शांति के माहौल में वहां पर विकास हुआ। एनी प्रॉब्लम? समझ आ गया? लिख लोगे ना? इसको लिखना ही लिखना है। जो जितनी फिगर्स मैंने दी हैं उन फिगर्स को लिखना मस्ट है। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तालिबान के साथ क्या हुआ? लिख लिया ना इसको? नाटो और रोल ऑफ नाटो पूछ रहे हैं राम न्यूहोर अबाधिया। नाटो और अमेरिका एक साथ गए थे। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट नाटो एंड अमेरिका, दोनों एक साथ ही गए थे। तो जब भी बात आएगी अमेरिका और नाटो की एक साथ आएगी। नाउ कम ऑन द तालिबान। इनको लेजिटिमेसी मिल गई।
इनको वैधानिकता मिल गई। अमेरिका जिसको समाप्त करने आया था, उसी से समझौता कर बैठा। अमेरिका जिसको समाप्त करने आया था उसी से समझौता कर बैठा। तो तालिबान ने एक बहुत बड़ी लेजिटिमेसी अर्न की, क्योंकि अमेरिका ने काबुल के गवर्नमेंट को दरकिनार करके तालिबान के साथ उन्होंने समझौता किया। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, यूएस शिफ्टेड फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू काउंटर इंसर्जेंसी। जो जैसे यह क्या है, यहां पर शेड्स ऑफ वियतनाम दिख रहे हैं मेरे को। जो अमेरिका का वियतनाम में हर्ष हुआ था वैसे ही दिख रहा है। जो यहां की चीजें दिख रही हैं, हमको शेड्स ऑफ वियतनाम दिख रहा है कि अमेरिका ने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम काउंटर टेररिज्म टू काउंटर इंसर्जेंसी। अब जो ये ऑब्जेक्टिव था क्या, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमेरिका? अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या था? जब अमेरिका अफगानिस्तान गया, उसका ऑब्जेक्टिव था क्या? अमेरिका चाहता क्या था? वह अफगानिस्तान को ए सेफ हेवन फॉर ग्लोबल टेररिज्म, उससे बचाना चाहता था। प्रिवेंटिंग अफगानिस्तान सेफ हेवन फॉर ए ग्लोबल टेररिज्म। तो जो ग्लोबल टेररिज्म का, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का जो एक सुरक्षित स्वर्ग अफगानिस्तान बन सकता है, उससे बचाने की कोशिश अमेरिका करना चाहता था, इसलिए अमेरिका वहां पर गया। अब जो विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल करने के बाद हुआ क्या? अगर आप देखें इस समय अब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे होगा क्या? सिविल वॉर। अगला सवाल आएगा ना कि यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद अब अफगानिस्तान में क्या होगा? एक सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर होना वहां पे इमिनेंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? अगर आप देखें तो 1/3 जो अफगानिस्तान कवर है, 1/3 वो तालिबान के पास आ चुका है। जो शहर हैं वो सरकार के पास हैं ज्यादातर। जो कंट्री साइड है और काबाइली इलाके हैं वो तालिबान के पास हैं। अब तालिबान क्या चाह रहे हैं? तालिबान काबुल पर कब्जा चाह रहे हैं। तो कब्जा कैसे होगा? एक सिविल वॉर होगा। तो जो शहरों को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है, जमीन को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है, तो 400 डिस्ट्रिक्ट इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये काबुल की सरकार को गिराकर वहां पर कब्जा कर लें। तो इससे क्या होगा? इससे वहां पर एक सिविल वॉर होगा। तो जो आउटकम पहला दिख रहा है फ्यूचर का, वह सिविल वॉर है। दूसरा, सिक्योरिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान में दो पैरेलल गवर्नमेंट काम करने लगेंगी, कुछ इलाकों पर अफगानिस्तान की वैधानिक चुनी हुई सरकार काम कर रही है और कुछ जगहों पर ये तालिबान काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो जाएगा। इस सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खतरा होने से क्या होगा? यहां पर निवेश नहीं होगा, विकास नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा, निवेश नहीं होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव नहीं होगा। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस विड्रॉ हो गई हैं, उसके विड्रॉ होने के बाद तीन महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं। एक, जो तालिबान का जो आइडियोलॉजी है उसमें कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, तालिबान की आइडियोलॉजी में, तालिबान के आइडियोलॉजी या विचारधारा में, जो बोले आप कि आइडियोलॉजी में, विचारधारा में कोई फर्क आता है या नहीं आता है। अगर तालिबान के आइडियोलॉजी में फर्क नहीं आता है तो जो अफगानिस्तान में महिलाओं का प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आएगा। इतने सालों में इतना खून बहाया है महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए, जो लोकतंत्र के लिए इतना संघर्ष हुआ है, उस सारे संघर्ष का क्या होगा? अगर इनकी विचारधारा में फर्क नहीं आता है, आइडियोलॉजी इतना कलर चेंज नहीं करती है, तो अफगानिस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल भविष्य नहीं होगा। तो पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर को समझने के लिए यह देखना होगा कि जो तालिबान की विचारधारा है उस विचारधारा में क्या फर्क है। दूसरा, तालिबान यूनिटी, जो तालिबान है इनके बीच आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया है। अगर ये यूनाइट नहीं होंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे, तो सिविल वॉर का एक और भयावह स्वरूप देखने को हमको प्राप्त होगा। और जब ये यूनिटी नहीं होगी तो पावर शेयरिंग कैसे होगा? क्या तालिबान के दो दल और एक काबुल का दल पावर शेयर करेगा? और पावर शेयरिंग का डिसीजन कौन करेगा? तीसरा, पाकिस्तान, जो यहां की आतंकवादी गतिविधियां हैं उसका प्लेसेंटा पाकिस्तान रहा है। तो अगर पाकिस्तान का इसकी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, तो जो एक टेररिज्म है उसका एक अलग स्वरूप आएगा। अब पाकिस्तान पर क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान अभी तक अमेरिका को ब्लैकमेल करता था। पाकिस्तान अभी तक अमेरिका को ब्लैकमेल करता था। क्यों करता था? क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर निर्भर था। लॉजिस्टिक्स के लिए अमेरिका की पाकिस्तान पर निर्भरता थी। अब वो निर्भरता खत्म हो गई। जब वो निर्भरता समाप्त हो गई तो पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका पर हावी था उस तरह से हावी नहीं हो सकता। तो अमेरिका, पाकिस्तान का एक ह्यूज लॉस हो रहा है। अमेरिका का जो अफगानिस्तान में इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है। भारत के साथ क्या होगा? भारत का निवेश वहां पर लगा हुआ है। उस निवेश सुरक्षा का प्रश्न है। भारत आतंकवाद का विरोधी है और तालिबान और पाकिस्तान एक हैं।
तो भारत के आतंकवाद विरोध पर समस्या खड़ी हो रही है। तीसरा, भारत कश्मीर और सीमा पर शांति चाहता है। अगर तालिबान और पाकिस्तान अशांति फैलाएंगे तो शांति की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। यह चेजिंग ऑफ द न्यूज चालू है। जैसे जैसे आगे घटनाएं आगे आपको मैं और ब्रीफ करूंगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आप लोग एक डायरी बनाइए, उसमें सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आप लिखते जाइए। आप जो मैंने पिछला पाकिस्तान का लेक्चर लिया था उससे मैं एक स्टेप आगे आया हूं। तो अब आप लोग क्या करो, उसी जगह इसको भी नोट करने की कोशिश करो। होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हो गया हो तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन इज हियर हु हैज सम प्रॉब्लम इन दिस? किसी आदमी को कोई समस्या है कि नहीं है? बताइए। बोलिए। क्लियर? क्लियर। तो हम 3-4 तथ्य आपको और बोल देते हैं कि तालिबान ने 150 407 डिस्ट्रिक्ट में से 195 पर कंट्रोल कर लिया है। 3-4 चीज और लिख लीजिए, आपके काम का है। ,407 डिस्ट्रिक्ट्स में से 195 पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान हैज कंट्रोल्ड 195 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ द 407। जो उनके ज्यादातर विक्ट्रीज हैं वह नॉर्दर्न प्रोविंस में है। ये कहां पे है? ये नॉर्दर्न प्रोविंस में है। यह ज्यादातर जो विक्ट्रीज है उनकी वह अफगानिस्तान के जो उत्तरी भाग हैं वहां पर हैं। और जो यूएस ने डायरेक्ट टॉक किया है उससे इनके उत्साह बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अगर किसी को दिक्कत है देन आई विल एक्सप्लेन मोर, अदरवाइज आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। बताइए प्रॉब्लम। यस, किसले चौधरी, योगिता जायसवाल, एकता, उदय नारायण, विपिन कुमार, आदित्य गर्ग, एनी प्रॉब्लम? यस वीना, यही मैंने बोला कि जिस तरह से संघर्ष चल रहा है इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कब्जा कर सकते, हालांकि अभी उसमें समय लगेगा। अगर आप मेरे जरा, मैं इस लेक्चर को और समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर सिविल वॉर होता है, जैसे मैंने आप बताया कि 407 डिस्ट्रिक्ट में से 195 में उन्होंने कब्जा कर लिया है और लगातार वो शहरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक डैम पर कब्जा कर लिया है जहां से इरिगेशन होता है और पीने का पानी आता है। तालिबान शायद कब्जा न कर पावे, इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत बड़ी है कि एक सरकार बनेगी, तालिबान प्लस काबुल सरकार जो इस समय की है। अब उसके बनने के बाद जो नया संविधान बनाएंगे वह क्या होगा? तालिबान की कोई रुचि नहीं है कि कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम हो या किसी तरह से महिलाओं को अधिकार मिले। तो जो स्कूलों में लड़कियां पढ़ रही उनको क्या होगा? स्कूल गर्ल्स का क्या होगा? महिलाओं के प्रति जो तालिबान का दृष्टिकोण है वह प्रतिगामी दृष्टिकोण है, वह रिग्रेसिव दृष्टिकोण है। उस रिग्रेसिव दृष्टिकोण का क्या होगा? अभिनव कुमार, मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जैक्ट फिगर बताई हुई है कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने अफगानिस्तान में, वह आप नोट कर दीजिएगा। मुझे उसमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कंप्लीट फिगर दी है कितना इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब उससे क्या, स्कूल गर्ल्स का क्या होगा? तो लोकतंत्र,
महिलाओं का अधिकार, सिविल राइट्स, इनका क्या होगा? इसलिए अगर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूं तो इसकी संभावना कम है कि तालिबान पूरी तरह से काबुल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन काबुल में तालिबान की और प्रेजेंट सरकार है, उन दोनों को मिलाकर एक सरकार बनने की संभावना बहुत अच्छी खासी दिख रही है। कोई और सवाल? तालिबान ने शुक्रवार को मॉस्को में कहा कि अफगानिस्तान का 85% अधिक क्षेत्र अब उनके नियंत्रण में है। यह उनका कहना गलत है। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दी है कि 407 डिस्ट्रिक्ट में से कितना है, 195 पर उनका कब्जा है। अभी 50% से कम एरिया पर उनका कब्जा है, पूरी तरह से कब्जा नहीं किया हुआ है। और इतना आसान भी नहीं है कि इतनी जल्दी वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अगर आप तालिबान के कब्जे वाले इलाकों को देखें तो जो तालिबान का कब्जा वाला इलाका है वो है कहां से? तो जो तालिबान का कब्जा वाला इलाका है वो नॉर्दर्न प्रोविंस है, बदख्शां है और तखर है। और इसने क्या किया था, इस एरिया ने रजिस्टर किया था तालिबान रूल्स इन 1990s। जो सेवरल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, अफगान ट्रूप्स आर आइदर सरेंडर और रिट्रीट। जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां तो अफगान की जो सेनाएं या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या वापस चली गई हैं। अगर नॉर्थ होम टू अफगानिस्तान का जो एलीट ब्रोकर्स लीडर्स है अगर लॉस कर दिया तो रिस्क ऑफ टोटल कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट काबुल वुड इंक्रीज। अगर पूरा नॉर्थ इनके हाथ से चला गया तो काबुल की सरकार के गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम इसको और व्याख्यायित करें कि अगर पूरा उत्तरी भाग इनके हाथ से चला गया तो जो काबुल के सरकार के गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम गवर्नमेंट का कंट्रोल देखें तो जो मोस्ट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, सिटीज हैं। अगर हम गवर्नमेंट कंट्रोल देखें तो मोस्ट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल एंड सिटीज हैं, लेकिन बट प्रैक्टिकली सराउंडेड बाय, जो हम अगर देखें तो जो अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो मोस्ट ऑफ सिटीज और प्रोविंस हैं, अगर हम एक अफगानिस्तान के नक्शे को कोशिश करें तो जो मोस्ट ऑफ प्रोविंस हैं एंड सिटीज ये काबुल के पास है, जो वहां पे सरकार है, बट ये सराउंडेड बाय तालिबान हैं। इनके चारों तरफ तालिबान आ चुके हैं। अगर हम इसको व्याख्यायित करने की कोशिश करें कि इस समय नियंत्रण की हालत क्या है, तो मोस्ट ऑफ प्रोविंस और जो सिटीज हैं यह काबुल के नियंत्रण में हैं, लेकिन सराउंडेड बाय तालिबान हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ऑफेंसिव लॉन्च हो सकता है अगेंस्ट द काबुल गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन सेंटर जो होगा वो उसके पास होगा। अगर हम इस बात को देखें कि अफगान की समस्या का नॉट क्या है, तो जो अमेरिका और नाटो ट्रूप का जो विड्रॉल हो गया है, इस विड्रॉल में जिस तरह से काबुल की सरकार को दरकिनार करके उनसे बात किया गया है, इससे तालिबान का बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ गया है। ये वॉर कोई जीत नहीं सकता। जो वॉर हो रहा है ये इजिली जीतना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इजिली जीतना न तो तालिबान के लिए पॉसिबल है और न ही काबुल सरकार के लिए पॉसिबल है। यह एक ऐसा वॉर है जो जीतना आसान नहीं है, लेकिन जो यह संघर्ष है यह अफगानिस्तान को खत्म कर सकता है। और भारत के साथ समस्या क्या है, भारत को अब उस ग्रुप से बात करनी पड़ेगी तालिबान से, जिसको भारत एक भारत आतंकवाद के रूप में देखता था। होप इट्स क्लियर? कोई और सवाल? ये सवाल शायद किसका था? शबीना का था। होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन?
जल्दी बोलिए, फास्ट, कम फास्ट, क्लियर होगा, वेरी गुड। कोई और? वी कैन मूव द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, आप लोग ये आजकल सुन रहे होंगे बीड मॉडल इंश्योरेंस। इसका नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। अब हम फसल बीमा योजना पर मेरा एक पूरा लेक्चर है, आप लोग उसको जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसको दोबारा मैं फिर अगर दोहराऊंगा तो आधा घंटा उसी में जाएगा। तो हम फसल बीमा योजना को थोड़ा सा टच करते हुए आपको हम बीड मॉडल समझाने की कोशिश करते हैं। बीड मॉडल समझना जरूरी क्यों है? यह आजकल बहुत समाचार में है कि महाराष्ट्र कह रहा है कि आप फसल बीमा योजना में आप बीड मॉडल लगाइए। और सरकार, केंद्र सरकार इसको स्वीकार करने की तरफ बढ़ रही है। तो हम दो इशू को फ्लैग करके बात शुरू करते हैं कि एक फसल बीमा योजना हमने बनाई अपने किसानों की सहायता के लिए। उस फसल बीमा योजना में कोई समस्या आई तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि आप बीड मॉडल को लगाइए। तो बीड मॉडल को सरकार ने स्वीकार करने की बात कहनी शुरू की है। अब हम यहां से बात शुरू करते हैं कि बीड फॉर्मूला है क्या और ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो जो एक फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, इसका नाम था PMFBY, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह फसल बीमा योजना में दिक्कत आ गई। दिक्कत क्यों हो गई? जो कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी था। अब इसको दिक्कत क्यों आई? प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। एक ही सवाल सबसे पहले आ गया, सब्सिडी। जो प्रधानमंत्री बीमा योजना थी इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, समस्या क्या आ गई? जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी थी, जो राज्य और केंद्र मिलकर सब्सिडी देते थे, उसमें समस्या आ गई। अब जो बीड फॉर्मूला क्या है, हम बीड फॉर्मूला को 80 एंड 110 बोलते हैं। ये भी सवाल अच्छा है कि बीड फॉर्मूला क्या है। बीड फॉर्मूला को हम 80 और 110 भी बोलते हैं। जहां समझना है जरूर रोकिएगा मेरे को। आप लोग सवाल पूछते हैं तो लेक्चर का स्तर बढ़ जाता है और अभ्यर्थियों का भी फायदा हो जाता है। तो जो एक बीड फॉर्मूला है 8110 प्लान है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो द फर्म वोंट हैव टू इंटरनेट क्लेम एबव 110%, 110% के ऊपर क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो कंपनियां फसल बीमा योजना करेंगी, जो अंडर बीड फॉर्मूला जिसको हम 8110 भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल लॉसेस हैं वह कंट्रोल होंगे और 110% के ऊपर जो ग्रॉस प्रीमियम होगा, 110% किसका? ग्रॉस प्रीमियम का। ग्रॉस प्रीमियम के 110% से ज्यादा का क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। गॉट इट? कि जो कंपनी फर्म हमारा एक बीमा करेगी उसको जितना ग्रॉस प्रीमियम प्राप्त होगा
उससे 110% से ज्यादा क्लेम इंटरटेन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इंश्योरर होगा विल रिफंड द प्रीमियम सरप्लस ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम एक्सीडिंग 20% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो 80 और 110 समझने की कोशिश करिए। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि जो इंश्योरर होगा, जिस आदमी ने इंश्योरेंस किया है, इंश्योरर जिस आदमी ने इंश्योरेंस किया है, वह पूरे प्रीमियम के 80% के बियॉन्ड जो 20% होगा वह स्टेट को वापस कर देगा। आपने इंश्योरेंस किया, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने इंश्योरेंस किया, जो ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम, ये क्या 80%, ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम, ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम। आगे फिर सुनिए आप कि आप पूरे अपने ग्रॉस प्रीमियम के 110% से ज्यादा का क्लेम इंटरटेन नहीं हुआ। सिर्फ फायदा क्या हो रहा है, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का लॉस कंट्रोल किया जा रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरा, जो आदमी इंश्योरेंस करेगा वह रिफंड करेगा प्रीमियम सरप्लस। ये क्या है, प्रीमियम सरप्लस, रिफंड प्रीमियम सरप्लस, रिफंड प्रीमियम सरप्लस। रिफंड करे प्रीमियम सरप्लस, इट इज द प्रीमियम सरप्लस, रिफंड प्रीमियम सरप्लस। तो प्रीमियम सरप्लस क्या है, ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम, इट इज द ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम। जो रिफंड सरप्लस है, ग्रॉस प्रीमियम माइनस क्लेम एक्सीडिंग 20%, एक्सीडिंग 20%। गॉट इट, एक्सीडिंग 20% किसका, ग्रॉस प्रीमियम का। इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ एनी क्लेम एबव 110%। अगर 110% के ऊपर कोई क्लेम जा रहा है तो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि 110% तक का क्लेम वह इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसके ऊपर जाएगा तो वह स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बियर करे द कॉस्ट ऑफ एनी क्लेम एबव 110%, किसका, ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड टू द इंसुलेट, जो इंश्योरर है उसके लॉसेस को कट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। जो आदमी इंश्योरेंस कर रहा है उसके लॉसेस को कट करें, लेकिन हायर लेवल ऑफ क्लेम्स रेयरली अकर्स, लेकिन हायर लेवल ऑफ क्लेम जो है बहुत कम होता है। तो जो हमारा 80 और 110 प्लान है, अगर इन केस द क्लेम रीचेस 60%, अगर हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, अगर क्लेम रीच करता है, अगर क्लेम रीच करता है 60%, 60% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम पेड, अगर क्लेम पहुंचता है 60% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम क्लेम, इसका मतलब क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वह 20% वापस कर देगी। मेरा समझ आ गया होगा। 80-110 वही है कि अगर क्लेम 60% तक रीच करता है, जितने ग्रॉस प्रीमियम पे किए गए हैं, तो उसका असर क्या होगा, 20% रिफंड होगा। किसको होगा, स्टेट गवर्नमेंट को होगा।
20% वापस कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? एंड क्लेम अगर 70% तक हुआ तो, अब यहां एक और रहिए, अगर क्लेम 70% हुआ तो 10% वापस करेगी। अगर 80% हुआ तो कुछ भी वापस नहीं करेगी। अगर 110% हुआ तो, अगर 110% हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर 120% हुआ तो 110% कंपनी पे करेगी और 10% स्टेट पे करेगी। हुआ क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ मैं फिर ट्राई करता हूं, हालांकि है बहुत सीधा सा, सिंपल सा। अभिनव मौर्य क्लियर। और बताइए, फास्ट लिखिए, किसको क्लियर हुआ? वेरी गुड। सुधांशु मिश्रा क्लियर, वेरी नाइस। और बताइए, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए, क्लियर नॉट क्लियर। क्लियर नॉट क्लियर, यही लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए, फास्ट जल्दी लिखिए। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर नॉट क्लियर। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए क्या है, 4 शब्द है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 चीज है। किसान पूरी तरह से एश्योर्ड है। अब कंपनी कहां तक है? प्रीमियम का जितना प्रीमियम है उसका 110% से ज्यादा वो नहीं देगी। अगर 80% तक है तब राज्य कुछ नहीं देगा। अगर 80% से कम है तब, अगर 110% से ज्यादा है तब राज्य किसान को पे करेगा। ठीक है, देखिए क्लियर। अब बताइए किसको क्लियर नहीं हुआ? 4 चीज है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, कितना प्रीमियम आता है, कितना प्रीमियम कलेक्ट होता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, स्टेट कितनी है। अब 80, 110 क्यों बोलते हैं? अगर 80 जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है, ग्रॉस प्रीमियम शब्द याद रखिएगा, अगर ग्रॉस प्रीमियम के 80% से कम क्लेम आपने दिया तो जो पैसा बचेगा वो राज्य को रिफंड करोगे। अगर मान लीजिए आपने 60% क्लेम दिया है तो आप 20% रिफंड करोगे, 70% दिया है 10% करोगे, 80% किया है 0 करोगे। अगर आपका क्लेम 110% से ज्यादा हो गया तो क्लेम का पैसा आप नहीं दोगे, राज्य देगा। 110% तक आप दोगे। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? पढ़िए इसको, देखिए। अब यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आया कैसे? जो सेंट्रल महाराष्ट्र का जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं आपको और समझ आएगा। जो सेंट्रल महाराष्ट्र का जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, वो बीड डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसिव प्रॉब्लम आई 2 साल। जो सेंट्रल महाराष्ट्र का बीड डिस्ट्रिक्ट है उसमें
सक्सेसिव प्रॉब्लम आई 2 साल, क्यों आई? मानसून नॉर्मल नहीं आया, नॉर्मल मानसून नहीं आया, नॉर्मल मानसून नहीं आया। सेंट्रल महाराष्ट्र का 20 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2 साल लगातार दिक्कत आई। ये 2018 में और 19 में 2 साल प्रॉब्लम आई, 18 में और 19 में। प्रॉब्लम क्यों आई? वहां पर नॉर्मल मानसून नहीं आया। जब नॉर्मल मानसून नहीं आया तो हाई क्लेम आ गया, जो लॉसेस का क्लेम हाई आ गया। तो जो इंश्योरेंस लॉसेस थे उसके क्लेम हाई आ गए, ज्यादा क्लेम आने लग गए इंश्योरेंस को। अब इससे क्या है, वह कवर नहीं हो पाया और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसमें दिक्कत आ गई। तब उन्होंने यह फॉर्मूला लगाया। अब देखो, अब जरा हम देखते हैं ये पीएम, थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, ये PMFBY है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? आप लोग मेरा लेक्चर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन आपको हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। इसमें प्रीमियम पे करता है कौन? फार्मर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसान है, फार्मर है, वह कितना प्रीमियम पे करता है? 1.5%, 1.5% जो प्रीमियम है वह किसान या जिसको फार्मर बोलते हैं पे करता है फॉर रबी क्रॉप, रबी के लिए। यही सब सवाल आते हैं आपसे, गलत हो जाते हैं। 2% खरीफ के लिए। अब क्या करेंगे, आपके सवाल में रबी खरीफ में आपको फंसा देंगे। रबी का 105 लिख देंगे, खरीफ का 2 कर देंगे, दूसरे ऑप्शन में उल्टा कर देंगे। तो 1.5% है रबी के लिए, 2% है खरीफ के लिए और 5% है कैश क्रॉप के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। उसमें जो एक प्रीमियम पे होता है, जो किसका, जो सम इंश्योर्ड होता है, जो सम इंश्योर्ड होता है, मान लो इंश्योर्ड सम है 1 लाख रुपया, मान लो सम जो एश्योर्ड किया गया है वह है 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए का 1.5% रबी फसल के लिए, 2% खरीफ के लिए, 5% कैश क्रॉप के लिए, यह किसान पे करेगा। उसके बाद बाकी क्या होगा, जो बैलेंस पेमेंट है वह हाफ जो बैलेंस बच रहा है, इसके अलावा जो बैलेंस है उसका हाफ पे करेगा यूनियन, हाफ पे करेगा स्टेट। अब आप 3 पार्ट में बांट दो। एक पार्ट किसान पे कर रहा है 1.5%, 2%, 5%। जो बचा बैलेंस पार्ट उसको सेंटर और स्टेट हाफ पे करेंगे। अब कई स्टेट डिमांड कर रहे हैं, उनका शेयर है वह कैप कर दिया जाए 30% और 70% गवर्नमेंट दे। अब डिमांड है कई स्टेट की, डिमांड क्या डिमांड है कि 30% स्टेट पे करे और 70% यूनियन पे करे। तो यह नियम है और यह डिमांड खड़ी हो गई है कि 30% जो है वह स्टेट पे करे। एक हाथ साफ नहीं आ रहा है, जैसे लेट मी गिव कि 30% जो है वह स्टेट पे करे, 30% स्टेट पे करे और 70% यूनियन पे करे। फिर से आप सुनिए, जितना सम एश्योर्ड किया जा रहा है उस एश्योर्ड सम का 1.5% रबी क्रॉप के लिए, 2% खरीफ के लिए और 5% कैश क्रॉप के लिए किसान पेमेंट करेगा। बैलेंस में आधा यूनियन करेगा, आधा स्टेट करेगा। अब कई स्टेट इस बात की डिमांड कर रहे हैं, उनका जो शेयर है गवर्नमेंट पेड प्रीमियम में वह 30% कर दिया जाए, बैलेंस 70% जो है वह यूनियन पे करे। अगर हम क्लेम को देखें तो बहुत ज्यादा क्लेम आज तक सेटल नहीं हुआ। पिछले अगर हम फसलों को देखें, समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है क्लेम सेटलमेंट।
प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्लेम सेटलमेंट। क्लेम के सेटलमेंट में समस्या आ रही है। अगर हम आंकड़ों को देखें जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आंकड़े निकाले हैं कि 1800 करोड़ रुपया अभी तक क्लेम सेटल नहीं हुआ है जो विभिन्न क्रॉप इंश्योरेंस लॉस के हैं। तो अगर इस गाइडलाइन को देखें तो इस गाइडलाइन को देखते हुए क्या करता है, सेंटर ने लास्ट फरवरी में चेंज किया गाइडलाइन को और अलाउ किया ऑप्शन ऑफ 3-year कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरेंस ऑफ द प्रीमियम चार्ज इन द क्रॉप इंश्योरेंस। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट सेंटर ने एक गाइडलाइन चेंज किया। क्या चेंज किया? ऑप्शन ऑफ 3 years कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ऑफ 3 years कॉन्ट्रैक्ट। इससे फायदा क्या होगा कि एक साल सूखा पड़ता है, हर साल थोड़ी पड़ता है, तो एक साल सूखा पड़ेगा, एक साल नहीं पड़ेगा। तो अगर 3 साल का अपने ऑप्शन दे दिया इंश्योरेंस से ऑन द प्रीमियर चार्ज ऑन द क्रॉप कॉन्सेंट, तो 3 साल का ऑप्शन दो, किस पे दो? इंश्योरर को, ऑन द प्रीमियर चार्ज इन द क्रॉप इंश्योरेंस। जो सेंटर जो सब्सिडी देता है उस सब्सिडी को, जो सेंटर फूड जो सब्सिडी बिल देता है टू द एक्सटेंड ऑफ इज द शेयर सो लॉन्ग एज द ग्रॉस प्रीमियम लेवल इज टू 30%। अब सेंटर क्या देता है? अब सेंटर करता क्या है? सेंटर करता क्या? अगर सेंटर को देखने की कोशिश करें तो सेंटर जो सब्सिडी बिल देता है किस एक्सटेंट तक सब्सिडी बिल देता है? सेंटर किस एक्सटेंट तक सब्सिडी देता है? ग्रॉस प्रीमियम लेवल अप टू द 30% ऑफ सम एश्योर्ड। अब क्या किया है उन्होंने? इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड किया है। 30% ऑफ सम एश्योर्ड। जितना आपने सम एश्योर्ड किया है उसका 30% नॉन इरिगेटेड। जितना आपने सम एश्योर्ड किया है उसका 30% नॉन इरिगेटेड और 25% इरिगेटेड, जो सिंचाई वाले हैं और न सिंचाई वाले हैं। सिंचाई वालों में उस सम एश्योर्ड का 25% कैप लगाया हुआ है और नॉन सिंचाई वालों में 25%। अब ओनर्स इन ऑन द स्टेट। अब ये राज्य के पास दायित्व है। अब सेंटर ने ये बोल दिया भैया मैं तो ये करूंगा। अब राज्य के पास यह दायित्व है कि वह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्कीम को, इवन इफ इंश्योरेंस कोट एनी प्रीमियम इज एबव 25-30%। इसके ऊपर भी अगर इंश्योरेंस कोट होता है तो राज्य के पास दायित्व है कि वह इस स्कीम को चलाना चाहते नहीं चलाना चाहते हैं। आई एम अगेन ट्राइंग टू एनालाइज दिस फॉर यू कि केंद्र ने किया क्या। केंद्र ने एक गाइडलाइन चेंज की कि आप 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ले लो और उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करो। अब सेंटर क्या करता है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सब्सिडी बिल है, जो सब्सिडी बिल है, आप समझिए सब्सिडी बिल क्या होगा? जो सब्सिडी बिल होगा क्या? जो ये इसके बाद ये जो फिगर है, ये इसके बाद जो फिगर बचेगी वो है सब्सिडी बिल। इसके बाद जो फिगर बचेगी वो है सब्सिडी बिल। तो ये सब्सिडी बिल बच रहा है, उस सब्सिडी बिल का जो सम एश्योर्ड का 30% देगा नॉन इरिगेटेड एरिया में और सम एश्योर्ड का 25% देगा इरिगेटेड एरिया में। इसके बाद अब राज्य का दायित्व है वह इस बात का फैसला करे कि वह इंप्लीमेंट करना चाहता है या स्कीम नहीं करना चाहता है। अगर इसके ऊपर बिल जा रहा है तो अगर राज्य चाहता है कि उसको इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट करे और नहीं करना है तो इंप्लीमेंट ना करे। इसी कारण बहुत से राज्यों ने अपने को इससे बाहर कर लिया।
माई जॉब इज ओवर नाउ, लेट मी टेल मी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने जितना समझाने की कोशिश थी मैंने सब कर दी, बताइए क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर हो गया, वेरी गुड, लवली। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, आसानी से थोड़ा समय लेता है समझने में, लेकिन सवाल अगर प्रीलिम्स का फसल बीमा योजना पे आएगा और आपने इतना नहीं समझा हुआ है, गलत हो जाएगा। अनलेस अंटिल यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस लेवल, सवाल सही नहीं होगा। मैं एक बार बार रिपीट करता हूं, आगे भी करूंगा, करता ही रहता हूं कि अगर आप इंटेंस और एनालिटिकल स्टडी नहीं करते हो तो यह परीक्षा आपके लिए नहीं है। इस परीक्षा को पास करने की जो 3-4 चीजें हैं, एक, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप 1 महीने तक वह पढ़ते जा रहे हो जो आपके काम का नहीं है, तो इस परीक्षा में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपने खराब कर दिया। लास्ट पॉइंट नॉट क्लियर। चलो लास्ट पॉइंट क्या है, दिस इज लास्ट पॉइंट, कि जो किसानों ने जो 1.5%, 2%, 5%, जो किसानों के पास 3 है कि 1.5% रबी के लिए, 2% खरीफ के लिए, 5% कैश क्रॉप के लिए है। उसके बाद जो आपका सब्सिडी बिल है, उस सब्सिडी बिल का 30%, सब्सिडी बिल का जितना सम एश्योर्ड उसका 30% नॉन इरिगेटेड एरिया में जहां पे सिंचाई के साधन नहीं है, 25% इरिगेटेड एरिया में, वह केंद्र दे देगा। उसके बाद अब राज्य का दायित्व है कि जो फसल बीमा योजना बनाई गई है, उस फसल बीमा योजना को चलाना चाहता है, तो उस फसल बीमा योजना को चलाने के लिए वह बाकी अपना इंतजाम करे। इसीलिए बहुत से राज्यों ने अपने को फसल बीमा योजना से बाहर कर लिया है। होप इट्स क्लियर? समवन सेड्स कि इट इज नॉट क्लियर। इसीलिए बहुत से राज्यों ने अपने को फसल बीमा योजना से बाहर कर लिया है, क्योंकि इतनी बड़ी, जब केंद्र ने इतना ही पैसा दिया तो बाकी पैसा राज्य के लिए देना आसान नहीं है। इसलिए बहुत से राज्यों ने अपने को फसल बीमा योजना से बाहर कर लिया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। अब देखिए गुजरात, चलिए ये भी लिख लीजिए, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, आंध्रा, इन राज्यों ने, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, झारखंड, इन्होंने अपने को बाहर कर दिया, लास्ट ईयर बाहर हो गए। पंजाब ने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया, नेवर इंप्लीमेंटेड। पंजाब ने कभी इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें पंजाब ने अपने को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। बिहार और वेस्ट बंगाल, उनके पास अपनी स्कीम है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उनके पास अपनी स्कीम है, वह इस स्कीम का पार्ट हुए ही नहीं। बिहार और वेस्ट बंगाल के पास अपनी स्कीम है, वह इस स्कीम का कभी पार्ट हुए ही नहीं है। और जो बिहार और वेस्ट बंगाल की अपनी स्कीम है, इसके अंदर फार्मर्स कोई पे नहीं करते हैं। जो बिहार वेस्ट बंगाल की स्कीम है, इसमें किसान कुछ भी नहीं पे करते हैं, किसान कुछ भी नहीं देते हैं। जो बिहार और वेस्ट बंगाल की स्कीम है, इसमें किसान कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो रिसीव करते हैं एक फिक्स अमाउंट। तो क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट।
रिसीव्ड ए फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट वो रिसीव करते हैं अगर क्रॉप फेल हो गई, इफ क्रॉप फेल्स, ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। रोहित सिंह इसका अपोजिट होना था, अब रोहित सिंह क्या होना था ये तो अपने को पता नहीं है भैया। रोहित सिंह अपने को प्रोविजन बता रहे हैं, अगर डिफिकल्ट नहीं होता प्रोविजन, अगर डिफिकल्टी नहीं होती तो भाई वापस क्यों होता, इतना हंगामा क्यों होता, इतना मामला क्यों होता, डिफिकल्टी तो ही है। तो अगर आप देखें ये आपके पूरे नट्स, इसको भी आप याद कर लें कि कौन, देखिए गुजरात में केंद्र की सरकार है, गुजरात में जो सरकार केंद्र में है वही राज्य में है, लेकिन गुजरात ने, तेलंगाना ने, झारखंड ने, आंध्रा ने अपने को उससे बाहर कर लिया। जो पंजाब है उसने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, और बिहार और वेस्ट बंगाल के पास अपनी स्कीम है जिसमें किसान कोई प्रीमियम नहीं देता है, और जब फसल फेल कर जाती है तो वह एक फिक्स्ड अमाउंट क्रॉप पर रिसीव करे। ये भी सवाल अच्छा है प्रीलिम्स के लिए, ये भी अच्छा सवाल है। कोई समस्या किसी को, बोलिए। मैं एक बार फिर कहूंगा, मैं रिपीट करूंगा, जो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई का पैटर्न चल रहा है उससे किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जब तक आप न्यूज़पेपर से चीजों को ट्रेस बैक नहीं करोगे और न्यूज़पेपर से आप आइटम को सिलेबस से रिलेट नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं इस बात को हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं। जब भी मैं किसी टीचर्स ओरिएंटेशन क्लास में जाता हूं, जिसमें कभी जाता हूं जहां मैं टीचरों को एड्रेस करता हूं, वहां मैं उनको यही कहता हूं कि आप अपनी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का कॉन्सेप्ट उसको चेंज करिए। उस ट्रेडिशनल पढ़ाई के कॉन्सेप्ट में कोई फ्यूचर नहीं है। आप बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा रहे हो, पढ़ाते जाओ, लेकिन आप पढ़ाओ जो सवाल एग्जाम में आना चाहिए। अल्टीमेटली आपके फ्यूचर का फैसला आपके उत्तर पुस्तिका से होगा कि आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा क्या है, और आप तभी अच्छा लिखोगे जब आप वह पढ़ोगे जो परीक्षा में आने वाला है। होप इट इज इनफ फॉर द डे। वी हैव डन ए लॉट गुड टॉपिक्स टू टुडे। विल सी यू अगेन। कल आपका इंडियन पॉलिटी का क्लास है। आई विल एड्रेस द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संडे को मैं 2 सेशन करना चाह रहा हूं बिकॉज आपका एक मॉक टेस्ट प्लान किया है। मॉक टेस्ट में आपका सिलेबस खत्म करने के बाद करूंगा कि फर्स्ट आई विल कंप्लीट वो सिलेबस, देन आई विल टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमेशा इस तरह अच्छा ही होता है। अगर सिलेबस हो जाएगा तो आप लोग बेहतर आंसर मॉक टेस्ट का कर पाओगे। तो विल सी यू टुमारो एट 6 o'clock फॉर द क्लास ऑफ द आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। मंथली मैगजीन्स भी बहुत कुछ न्यूज़पेपर्स लिखती हैं, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है। बीना सिंह मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ताल्लुकात नहीं है, आप एग्जाम से उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसका कोई मतलब नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार से कोई सवाल नहीं आएगा। मंत्रिमंडल विस्तार से अगर कोई सवाल आ सकता है तो वह आ सकता है पॉलिटी में मंत्रिमंडल कैसे बनता है, मंत्रिमंडल बनने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, मंत्रिमंडल कैसे होता है। लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार अभी हाल में हुआ है वो आपके एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं रखता है। वो सरकार के जो नीतिगत फैसले सरकार चलाने के हैं उससे ज्यादा आपके काम का आता है कैसे सरकार चलती है, संविधान कैसे बनता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल विस्तार में कौन मंत्री बना नहीं बना, मंत्री बनाने के पीछे क्या कारण था, हटाने के पीछे क्या कारण था, इसका कोई ताल्लुकात आपकी परीक्षा से नहीं है। तो उसमें आप लोग समय जाया न करें। होता नहीं कि जो एक अर्जुन की निगाह है कि चिड़िया की आंख पे हमको तीर चलाना है। अगर हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण को हम रखें हायरार्की वाइज तो शायद मेरे ख्याल से दैनिक जागरण बहुत पीछे आता है। दैनिक जागरण से ज्यादा बेहतर आप हिंदुस्तान पढ़ें।
हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत टफ चॉइस है, मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा लगता है। आई प्रीफर इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू में अच्छा पेपर है, यू कैन यूज एनी पेपर। लेकिन आप एक जो दिल्ली का न्यूज़पेपर उसको पढ़ें, संपादकीय पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, जैसे मेरे पास दृष्टि विकसित हो गई, धीरे धीरे कौन समाचार काम का है आपकी भी हो जाएगी। बस यू स्टार्ट रीडिंग अगेन अगेन। जो मंथली बाजारू मैगजीन्स होती हैं उसमें मेजॉरिटी बहुत बेकार होती हैं, जो अच्छी भी हैं वो आपको न्यूज़पेपर से ही लिख के आपको देती हैं। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ने की कोशिश करें, वो ज़्यादा आपके काम की आइए। मैं बाजारू जो मैगजीन्स चलती हैं, जिन सब का नाम आप लिख रहे हो, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, वो सब आपकी बहुत अच्छी मैगजीन नहीं है। आई डोंट अप्रिशिएट। योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ और वर्ड फोकस, ये 4 बहुत अच्छी मैगजीन हैं। इन मैगजीन को आप कंसल्ट करें। योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ और इंटरनेशनल रिलेशन लिए कहते हैं वर्ड फोकस। अगर आप राइटर वाइज पूछे तो अशोक गुलाटी बहुत अच्छा लिखते हैं एक्सप्रेस में, राजा रमन बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, ये भी आप देख सकते हैं। वर्ड फोकस अच्छी मैगजीन है, नो डाउट अबाउट इट, आप इसको जरूर देखें। ये मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती हैं। आई थिंक इनफ फॉर द डे। टेक केयर। आई विल क्लोज द सेशन फॉर द डे। विल सी यू टुमारो एट 6 PM